17 अगस्त 2025 को चुनाव आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार जी ने तय किया कि अब मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए इस कार्यकाल के दौरान में। और एक ऐसा संयोग था कि जिस दिन विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बिहार से वोट अधिकार यात्रा की शुरुआत की, ठीक उसी दिन संडे को चुनाव आयोग के सभी अधिकारी बैठते हैं और बाकायदे प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते हैं। मुझे यह देख के बड़ा खुशी हुई कि भाई चुनाव आयोग के इतने शीर्ष पदस्थ अधिकारी अपने सभी काम को छोड़ के और आराम वाले दिन भी उन्होंने संडे को चुना कि आज हम क्या करते हैं, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और आज विपक्ष के सभी आरोपों का जवाब देते हैं। अब जब प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई तो बहुत सारे सवाल मीडिया के लोगों ने पूछे और बहुत सारे सवाल उसमें विपक्ष के भी थे, आम लोगों के भी थे, वोटर्स के भी थे। तो ज्ञानेश कुमार जी ने जो जवाब दिए उसमें एक दो चीजें थी। एक तो कि उन्होंने अपना पक्ष रखा चुनाव आयोग का कि भाई लोकसभा चुनाव में 1 करोड़ से अधिक कर्मचारी काम करते हैं, 10 लाख से अधिक बूथ लेवल एजेंट होते हैं, 20 लाख से अधिक कैंडिडेट के पोलिंग एजेंट होते हैं। ऐसे मामलों में और इतनी बड़ी संख्या में जब लोग काम कर रहे हैं तो आखिर भ्रष्टाचार कैसे हो सकता है, वोट चोरी कैसे हो सकती है। दूसरा उन्होंने पक्ष रखा कि चुनाव आयोग के कंधे पे बंदूक रख के और विपक्ष के कुछ नेता मतदाता को निशाना साध के राजनीति कर रहे हैं। तो चुनाव आयोग बिना किसी डर के निडरता के साथ हर उस मतदाता के साथ खड़ा है जिसके वोट का अधिकार है और वो उसको दिलाने के लिए किसी भी सीमा तक जाएगा। तीसरी बात उन्होंने कही कि चुनाव आयोग एक निष्पक्ष संस्था है, उसके लिए कोई पक्ष या विपक्ष नहीं है, सब लोग समकक्ष हैं। और जिस चुनाव आयोग में रजिस्ट्रेशन से सभी राजनीतिक दलों का जन्म होता है, आखिर वो चुनाव आयोग जब मां की भूमिका में है तो वो कैसे राजनीतिक दलों के साथ भेदभाव कर सकता है। तो ये मोटा मोटी उन्होंने कुछ बातें की और फिर उन्होंने चैलेंज दिया कि जिन नेताओं को 45 दिन तक अवसर था कि वो इलेक्शन के बाद कोई गड़बड़ी हुई हो तो तुरंत वो इस बात को माननीय उच्च न्यायालय में ले जाएं, हमारे तक संज्ञान में ले आए, तो वो लोगों ने उस समय का उपयोग नहीं किया, उन तक ठीक जानकारी नहीं पहुंची और अब इतने दिनों बाद आके वो कह रहे हैं कि वोट चोरी हो गई। तो ये बेबुनियाद आरोप है और उन्होंने खुला चैलेंज दिया कि अगर विपक्ष के नेता में इतनी हिम्मत है, जो लोग आरोप लगा रहे हैं, तो शपथ पत्र पे साइन करें और लिख के दें कि ये जो हम इंफॉर्मेशन कह रहे हैं ये सही है या गलत, जो भी अपने तर्क दें और फिर हम इस पे जांच करेंगे। फिर उन्होंने कहा कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं हमारे ऊपर उसको हम ग्रेडेड तरीके से रिस्पॉन्स देंगे, मतलब कि जैसा प्रश्न होगा वैसा उत्तर देंगे, जरूर नहीं कि हम सबके उत्तर दें। अब एक बात बताइए कि चुनाव आयोग के ऊपर जब ये आरोप लग रहे थे तो जो पत्रकार थे उन्होंने सवाल तो बहुत बढ़िया पूछे और ये था कि चुनाव आयोग ने तथ्यात्मक कुछ जानकारी नहीं दी और लोगों ने आरोप लगाया कि भाई चुनाव आयोग तो एक राजनीतिक दल की भाषा बोल रहा है, चुनाव आयुक्त तो एक तरीके से बहुत ओवर कॉन्फिडेंट होके बोल रहे हैं और एक जो मर्यादा होनी चाहिए, एक जो डिग्निटी होनी चाहिए चुनाव आयुक्त की, मुख्य चुनाव आयुक्त की, वो बिल्कुल ज्ञानेश कुमार जी में नहीं दिख रही है। ये आरोप लगाए गए। यहां तक कि जब पत्रकारों ने सवाल किए फैक्चुअल पॉइंट के ऊपर कि आप बताइए कि जिन लोगों के नाम हटाए गए उनको आपने डिस्क्लोज क्यों नहीं किया, उसको भी पब्लिश करना चाहिए था, आपने उन लोगों के नाम क्यों नहीं बताए कि आपने ये सूचना दिलवाई सूत्रों से मीडिया के अंदर में कि कुछ नेपाली हैं, बांग्लादेशी हैं, अफगानिस्तान के लोग हैं, म्यांमार के लोग हैं, घुसपैठिए हैं। तो अभी तक कितने घुसपैठिए आपको मिले हैं इस स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन में बिहार के अंदर में, वो भी बताइए। और ये बताइए कि अन्य राज्यों में, चाहे बंगाल में हो चाहे अन्य जहां भी चुनाव होगा, वहां पे कब कराया जाएगा ये SIR। तो जब उनसे फैक्चुअल ग्राउंड के ऊपर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कोई भी फैक्चुअल सवालों के जवाब नहीं दिए, खाली गोल गोल मामले को घुमाते रहे।
अब ये बातें तो आपने बहुत मीडिया में सुनी होंगी, अब मैं इससे थोड़ा आगे बढ़ना चाहता हूं, कुछ तकनीकी ग्राउंड के ऊपर बात करना चाहते हैं, जैसा हम करते हैं अपने वीडियो में। अब वो तकनीकी ग्राउंड क्या है? तकनीकी ग्राउंड ये है कि आखिर चुनाव आयुक्त या चुनाव आयोग के जो शीर्ष पदस्थ अधिकारी हैं वो लगातार मीडिया ब्रीफिंग्स क्यों नहीं करते? आखिर वो जनता को ये बातें क्यों नहीं बताते कि क्या प्रॉब्लम है? आखिर विपक्ष की मांगों को क्यों नहीं वो खुल के जवाब देते? वो क्यों ऐसा लगता है कि सत्तारूढ़ दल के फेवर में काम कर रहे हैं? और कोई ऐसा नहीं है कि खाली वो 10-11 साल से ही ऐसा दिख रहे हो। टीएन शेषन के कार्यकाल को छोड़ दें तो लमसम चुनाव आयोग का इतिहास यही रहा है। तो इसके पहले जैसा हमने चर्चा भी किया था कि अनुच्छेद 324 आर्टिकल 324 यह कहता है कि अगर भारत में एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं तो उनकी पूरी नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे, तो वहां पे सरकार की भूमिका आ जाती है। हालांकि अन्य 2 आयुक्तों का सिस्टम 1993 से स्टार्ट हुआ था टीएन शेषन के पावर्स को कमजोर करने के लिए। उस समय पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी और वो भी कांग्रेस की सरकार थी। अब सवाल यह है कि जब चुनाव आयोग के सामने ये प्रश्न आने शुरू हुए तो उसी समय चुनाव आयोग ने इन मामलों का निस्तारण क्यों नहीं किया? क्यों नहीं चुनाव आयोग खुल के सामने आया कि जी हम आपको लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चीजें बतलाते हैं और आपको कोर्ट या इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। जब अमेरिका के राष्ट्रपति सोते खाते जागते हंसते गाते दिन भर में 8 बार 9 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, तो भारत में प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं हो सकता? यही तो लोकतंत्र का मतलब है। तो मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि 2023 से पहले चुनाव आयोग एक तरीके से जो सरकार कह दे वही व्यक्ति चुनाव आयोग में आ जाएगा, जिसको कह दे। 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने इसको संज्ञान में लिया और सुप्रीम कोर्ट ने एक नियम बना दिया कि भाई इसके लिए एक सिलेक्शन कमेटी होनी चाहिए। और सिलेक्शन कमेटी क्या करेगी? वो चुनेगी कि कौन सा व्यक्ति योग्य है, एलिजिबल है, सुटेबल है। तो सिलेक्शन कमेटी के जो मेंबर्स सुप्रीम कोर्ट ने बताए अपने निर्णयों में, उसमें प्राइम मिनिस्टर थे, उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे और लीडर ऑफ अपोजिशन थे। ये 3 लोग थे। अब सरकार के लिए इसमें तो समस्या थी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सरकार कोई नियम नहीं बना रही है संसद के थ्रू जाके, तब तक यही व्यवस्था रखें। अब आपाधापी में सरकार 2023 में ही 2023 में ही एक नया कानून पास कराती है संसद से, जिसमें वो एक नए सिलेक्शन कमेटी की संरचना करती है और एक सर्च कमेटी भी बनाने की प्रोविजन की जाती है। एक नया एक्ट पास किया जाता है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स सर्विस अपॉइंटमेंट टर्म एक्ट, एक नया कानून पास किया जाता है कि एक सिलेक्शन कमेटी बनेगी और उस सिलेक्शन कमेटी में पीएम होंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे और सीजेआई को हटा दिया जाता है और वहां पे एक यूनियन मिनिस्टर को रख लिया जाता है। वो गृह मंत्री हो सकते हैं, वो उपलब्ध ना हो तो कोई दूसरा हो सकता है। अब इसको लेके तो काफी बवेला मच गया कि भाई अगर 2 लोग सरकार के हो जाएंगे, एक प्रधानमंत्री और एक कोई केंद्रीय मंत्री, तो वो तो अपना बहुमत से तय कर लेंगे, तो फिर लीडर ऑफ अपोजिशन को पूछेगा कौन? क्योंकि 2023 तक लगभग 10 साल तक तो कोई लीडर ऑफ अपोजिशन था ही नहीं, तो सरकार ने सोचा आगे भी नहीं होगा। संयोग से राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन बन गए क्योंकि उनको 99 सीटें मिल गई। पिछली बार उनको काफी कम सीटें थी, 52 सीटें थी। 54 चाहिए था, कम से कम 54-55 तो चाहिए, 55। तो अब समस्या क्या हुई ये देखिए, सर्च कमेटी एक बनाई गई कि सर्च कमेटी क्या करेगी, सिलेक्शन कमेटी तक उन नामों को भेजेगी और तब जाके चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनेंगे और उसके बाद अन्य आयुक्तों की नियुक्ति चीफ इलेक्शन कमिश्नर के सलाह पे की जाएगी। अब सर्च कमेटी में भी सरकारी लोग आ गए, वो भी आईएएस, कैबिनेट सेक्रेटरी, और कैबिनेट सेक्रेटरी के अलावा 2 और सीनियर मोस्ट आईएएस ऑफिसर्स इस सर्च कमेटी में थे। और सर्च कमेटी कुछ अपने ही बीच के अनुभवी कहते हैं कि टैलेंट होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए और न्यूट्रलिटी होनी चाहिए। तो अब न्यूट्रलिटी कितनी हो पाएगी, क्योंकि जिसको सरकार ही अपॉइंट कर रही है और सरकार के ही अंडर में काम करने वाले लोग हैं सर्च कमेटी के, जिसमें कैबिनेट सेक्रेटरी और 2 आईएएस अधिकारी हैं। वही नाम भेजेंगे अपने ही बीच के आईएएस अधिकारियों का और उन्हीं में से कोई एक चुन लिया जाएगा
और अन्य आयुक्त भी चुन लिए जाएंगे, क्योंकि जो सिलेक्शन कमेटी है वहां भी तो पीएम और यूनियन मिनिस्टर ही है। 2-1 से बहुमत हमेशा पास हो जाएगा और लीडर ऑफ ऑपोजिशन की कोई पूछ ही नहीं रहेगी। अब सवाल यह है कि 2023 में एक और बदलाव किया गया। ये तो सिलेक्शन और अपॉइंटमेंट और टर्म कंडीशन की बात है, एक बड़ा महत्वपूर्ण बदलाव हुआ और यही वजह है कि जो इलेक्शन कमीशन की न्यूट्रलिटी पे लगातार विपक्ष सवाल उठा रहा है, उसके पीछे यह बदलाव बहुत बड़ा रीजन है। समझिए कैसे। 2023 के इस एक्ट में 2 बातें लिखी गई। एक, यह लिखा गया कि अब से भारत के किसी भी न्यायालय में, इरेस्पेक्टिव ऑफ एनी कोर्ट ऑफ इंडिया, कोई भी कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, कोई भी कोर्ट हो, सिविल कोर्ट हो, ट्रिब्यूनल हो, क्रिमिनल कोर्ट हो, किसी भी कोर्ट में चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अन्य इलेक्शन कमिश्नर्स के खिलाफ, चाहे वो पद पे रहते हुए और चाहे पद से रिटायर हो जाएं तब भी, अभी तक ये प्रोविजन नहीं था। पद पे रहते हुए तो था, लेकिन पद पे रिटायर हो जाएं तो ऐसा कोई प्रोविजन नहीं था। सरकार ने एक नया नियम पास कर दिया कि पद पे रहते हुए या पद से रिटायर हो जाएं, अगर उन्होंने अपनी ऑफिशियल ड्यूटी को अंजाम देने के लिए अगर कोई भी कार्रवाई की है, कोई भी एक्ट किया है, कोई भी शब्दावली का प्रयोग किया है, किसी भी तरीके की मैनेजमेंट की है, कोई भी बात बोली है, तो इन सब को आधार बना के रिटायरमेंट के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होगी, किसी भी कोर्ट में कोई मुकदमा नहीं चलेगा, उनको फुल इम्यूनिटी दे दी गई और यहीं से डर की समाप्ति हो गई चुनाव आयोग के जो अधिकारीगण हैं उनके लिए। इसको लेके विपक्ष कहता है कि अब तो चुनाव आयोग के जितने भी कमिश्नर्स हैं, अब तो वो उत्तरदायित्व से परे हो गए और यही वजह है कि विपक्ष आरोप लगा रहा है कि जस्ट लोकसभा चुनाव के पहले ये क्यों किया गया। इस क्रोनोलॉजी को समझिए कि 12 दिसंबर 2023 को ये बिल राज्यसभा में आता है, 21 दिसंबर को ये लोकसभा से पास हो जाता है, 12 दिसंबर को राज्यसभा, तुरंत ही इसको लोकसभा से भी पास करा लिया गया 21 दिसंबर को, और फिर 28 दिसंबर को इस पे प्रेसिडेंट की साइन ले ली गई और 2 जनवरी 2024 को इसको कानून बना दिया गया और चुनाव आयोग के जितने भी अफसर थे, चुनाव आयोग के जितने भी आयुक्त थे, उनको इम्यूनिटी मिल गई। अब उनको ना कोई गिरफ्तार कर सकता है, ना कोई कार्रवाई कराई जा सकती है। और चुनाव कब से हुआ? 17 अप्रैल से लेके और 1 जून तक 7-8 चरणों में चुनाव हुआ। तो चुनाव है अप्रैल में और इम्यूनिटी प्रदान की जाती है चुनाव आयोग के अफसरों को, 2 जून को कानून बन जाता है ये। तो इसी को लेके आरोप लगाया गया कि भाई इन चुनाव से पहले ऐसी क्या मजबूरी आन पड़ी थी सरकार को कि चुनाव आयोग के आयुक्तों को इम्यूनिटी दे दी गई, एक सुरक्षा दे दी गई, एक शील्ड दे दिया गया, एक ढाल दे दी गई कि अब आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो ये बहुत बड़ा संदेह का एक कारण आज तक विपक्षी दल इसके ऊपर चर्चा करते हैं। दूसरी बात कि इसके पहले जो इलेक्शन कमिश्नर हैं और इलेक्शन कमिश्नर्स हैं, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, सीईसी और अदर इलेक्शन कमिश्नर्स हैं, उनकी जो सैलरी थी, अलाउंसेस थी, वो सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर मिलती थी। अब सरकार ने क्या किया इस एक्ट के द्वारा कि अब इनकी सैलरी कैबिनेट सेक्रेटरी के बराबर कर दी। अब इसका मतलब यह है कि जो बेसिक पे होगा वो कैबिनेट सेक्रेटरी का भी 2.5 लाख है, जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं उनका भी 2.5 लाख है, सीईसी का भी आज भी 2.5 लाख है। लेकिन जो अलाउंसेस मिलते हैं, जो टीए मिलता है, ट्रेवल अलाउंस, जो डियरनेस अलाउंस होता है, डीए होता है, जो हाउस रेंट होता है, वो भी एक अलाउंस है, एचआरए, और ये जितनी भी फैसिलिटीज हैं वो पे कमीशन तय करेगा और उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट के जज से भी अधिक हो सकता है, कैबिनेट सेक्रेटरी के जज से भी अधिक हो सकता है, मतलब कैबिनेट सेक्रेटरी के सैलरी से भी अधिक हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट के जज से भी अधिक हो सकता है। तो मजे की बात यह है कि इससे क्या होगा, विपक्ष ने आरोप लगाया कि अगर पे कमीशन की सलाह पे इनकी अलाउंसेस खूब बढ़ा दी जाए, सरकार के अंडर में ही अगर पूर्ण रूप से देखा जाए
या सरकार से इन्फ्लुएंस देखा जाए तो फिर विपक्ष तो आरोप लगाएगा ही। और यही वजह है कि अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उससे लोग संतुष्ट नहीं हैं, सरकार का ही पक्ष रखते हुए इलेक्शन कमिश्नर दिखाई दे रहे हैं और इसलिए इस तरीके के आरोप लगाए गए हैं। तो आप बताइएगा कि आपको क्या लग रहा है कि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, क्या ये मतलब न्यूट्रल थी? जिस तरीके की बातें की गई, इसमें किसी भी प्रकार की तटस्थता की बात थी या फिर से वही सरकारी बातों को ही कह दिया गया? और कहीं ना कहीं ये लोकतंत्र के लिए समस्या तो है। तो बताइएगा ये कैसा लगा सेशन आपको, और इसमें आपके विचार क्या हैं? क्या इलेक्शन कमीशन न्यूट्रल प्ले कर रहा है या वो सरकार के पक्ष में झुका हुआ है? क्या ये प्रेस कॉन्फ्रेंस से कोई फायदा हुआ? क्या सिलेक्शन में सुधार होना चाहिए? चुनाव आयोग को अपनी साख बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए और चीजों को अधिक पारदर्शी बनाना चाहिए? बताइएगा जरूर। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।